गुड मॉर्निंग एवरीवन। करंट अफेयर्स की सीरीज में 31 अगस्त पे पहुंच चुके हैं और अगस्त का महीना आपका कंप्लीट होने जा रहा है और फिर सितंबर का आपका महीना बचा है जो कि आपके और एग्जाम के बीच में है, जिसको आपको मोस्ट प्रोडक्टिवली यूज करना है। आज के इस लेक्चर में कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज को आज हम डिस्कस करेंगे। दिस इज ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट मी। माय नेम इज प्रिंस लूथरा, ऑल इंडिया रैंक 577 फ्रॉम यूपीएससी सीएसई 2014 बैच। आपके जो भी डाउट्स होते हैं आप @prince_लूथरा पे मुझे टेलीग्राम करके पूछ सकते हैं। और जो चीज़ें आज हम एमसीक्यूज के थ्रू डिस्कस करने वाले हैं वो 10 एरियाज के अंदर हम यहाँ पर एनएमपी नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन के बारे में डिस्कशन करेंगे। इसके बाद यूएन सिक्योरिटी काउंसिल को लेकर एक क्वेश्चन होगा, वाइब्रेक ऐप के बारे में जानेंगे, एक एमओयू साइन किया गया है इसके बारे में जानेंगे, देन आपका डेमासस की जगह के बारे में जानेंगे, विवाद से विश्वास एक्ट जो है इसको डिस्कस करते हुए एक कार्ड टोकनाइजेशन सर्विस को शुरू किया गया है, इसको भी यहाँ पे डिस्कस करेंगे। फिर प्रधानमंत्री जनधन योजना को लेकर एक क्वेश्चन रहेगा। देन बीटीसी बोडोलैंड टेरिटोरियल रीजन को लेकर भी हमारे यहाँ पर 2 क्वेश्चंस होने वाले हैं। चलिए, आप में से काफ़ी सारे लोगों ने रिक्वेस्ट किया कि काफ़ी सारे वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं जिनकी सैलरी जो है 1, 2, 3 तारीख को आती है और इसी तरीके से आपके पेरेंट्स की जो सैलरी है वो भी थोड़ा सा लेट आती है, तो ये जो कोड है इसको थोड़ा सा एक्सटेंड किया जाए, तो इसे 2 दिन के लिए और एक्सटेंड किया गया सो दैट यू कुड गेट द सैलरी इन योर अकाउंट और फिर आप अपने कोर्स के अंदर एनरोल करा सकें। देयर इज एन एनसीईआरटी कोर्स जो कि लॉन्च किया गया है जो कि बेसिकली सिर्फ एनसीईआरटी जो आपके स्टैटिक पोर्शन है उनको यहाँ पर कवर करेगा, जिसमें एनसीईआरटी की जो ज्योग्राफी है, हिस्ट्री है, इंडियन पॉलिटी है, इनको यहाँ पर कवर किया गया है फॉर द अपकमिंग एग्जामिनेशन। तो 2022 के लिए जो लोग तैयारी कर रहे हैं वो इसमें एनरोल करा सकते हैं। 2021 के लिए भी कुछ कोर्सेज इसके अंदर ऑलरेडी डाल दिए गए हैं, तो वेरियस एनसीईआरटीज जो है वो इसके अंदर कवर करी गई हैं ताकि जो 6th से 12th क्लास की जो एनसीईआरटीज हैं उनको आप वीडियोस के थ्रू कवर कर सकें, या फिर आप 50 डेज के कोर्स के लिए जा सकते हैं। यू कैन अप्लाई दिस कृष्णा 50 कोड जो आपको दिया गया था वो इन सीरीज के अंदर आप अप्लाई कर सकते हैं। जल्दी से मुझे बताएं यहाँ पर टारगेट कितना सेट करेंगे। अगर आप 8 से 10 एमसीक्यूज करेक्ट कर पाते हैं तो आप टॉपर कैटेगरी में होंगे, 6 से 7 एमसीक्यूज करेक्ट कर पाते हैं तो सीरियस एस्पिरेंट कैटेगरी में, फिर आपका नीचे डेंजर जोन शुरू हो जाता है और यहाँ पर स्टूडेंट कैटेगरी शुरू हो जाती है। तो कोशिश करें जो अपना टारगेट है वो जितना भी सेट करें, लेकिन हाँ धीरे धीरे स्कोर अपना इंप्रूव जरूर करिएगा। और स्कोर इंप्रूव करने का सबसे अच्छा तरीका यही होता है कि जहां पर भी आपसे मिस्टेक्स हो रही हैं उसको एनालाइज जरूर करें कि अगर आपने 10 में से 0 भी स्कोर क्यों नहीं किया हो, 1 किया हो, 2 किया हो, तो देखिए कि वो जो 8 क्वेश्चन गलत हुए, 9 क्वेश्चन या 10 के 10 क्वेश्चन गलत हुए, उसके पीछे रीजन क्या था। ठीक है, उसको जितना ज्यादा एनालाइज करते जाएंगे उतनी परफॉर्मेंस इंप्रूव धीरे धीरे आपकी होती जाएगी। चलिए आज के पहले क्वेश्चन पे चलते हैं। द सेंट्रल थिंक टैंक ड्राइविंग द एनएमपी, दैट इज आपका क्या है, नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन, एस्टिमेटेड टू रेज ऑलमोस्ट 6 लाख करोड़ फॉर द एक्सचेकर ओवर 4 years। यहाँ पर हमारा जो सेंटर का थिंक टैंक है, अब किसकी बात करी जा रही होगी यहाँ पे सोचिएगा, वो 6 लाख करोड़ को रेज करने जा रहा है या फिर यहाँ पे रियलाइज करने जा रहा है आने वाले 4 सालों में एनएमपी के थ्रू। हो सकता है गवर्नमेंट प्लान्स टू यूज इनवीआईटीज एंड आरईआईटी रूट टू मोनेटाइज पब्लिक एसेट। पब्लिक एसेट को मोनेटाइज करने के लिए जो इनवीआईटीज और आरईआईटीज का रूट है इसको इस्तेमाल किया जाएगा। यहाँ पर जो टाइम पीरियड है वो मैं आपका शुरू कर देता हूं 10 सेकंड का, आप सोचिएगा इसके बारे में, फिर इसको लेकर डिस्कशन करेंगे। नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन जो है इसे एक सक्सेस बनाने के लिए गवर्नमेंट ने कहा है कि इनकम टैक्स ब्रेक्स जो है वो हम यहाँ पर देंगे रिटेल इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट करने के लिए ताकि वो इसके अंदर पैसे को डालें। ठीक है, और यहाँ पर जो इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट इनवीआईटीज है, इनवीआईटीज क्या है, इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, इसको भी यहाँ पर रेकमेंड किया गया है रियल एस्टेट ट्रस्ट के साथ साथ। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा नीति आयोग जो कि थिंक टैंक है उसके द्वारा ये सजेशन दिया गया है कि अगर आपको इतना पैसा रियलाइज करना है, क्योंकि कुछ दिन पहले भी हमने एनएमपी के बारे में डिस्कशन किया था कि यहाँ पे आने वाले 4 सालों में 2022 से 26 का टाइम दिया गया था, हम 6 लाख करोड़ जो है रेज करने वाले हैं और इसको अब कैसे किया जाएगा उसके अंदर सजेशन जो है वो भी दी गई है कि इन रूट से आप इसे रेज कर सकते हैं। दोनों स्टेटमेंट सी को जाती है, आंसर क्या हो जाएगा सी। सेंटर का जो थिंक टैंक है एनएमपी को यहाँ पर सक्सेस बनाने के लिए 6 लाख करोड़ यहाँ पर एक्सचेकर को फायदा पहुंचाने के लिए ये भी कह रहा है कि यहाँ पर वेरियस जो ट्रस्ट हैं उनको लेकर आया जाएगा और उनको आईबीसी इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोर्ट के अंदर भी लेकर आया जाएगा ताकि इन्वेस्टर्स जो हैं उनको एश्योरेंस दिया जा सके कि उनका पैसा यहाँ पर डूबने वाला नहीं है। ठीक है, चलिए सी यहाँ पे आंसर होगा, ध्यान रखिएगा। देखिए ये एक इन्फोग्राफिक भी आपको दिया है जिसमें यही सभी बातें कही हैं जो हमने कही कि इसके अंदर इनवीआईटीज को यूज किया जाएगा, टैक्स एफिशिएंसी, टैक्स ब्रेक्स दिए जाएंगे, इनवीआईटीज और रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट जो होते हैं इनको यूज करके जो आपके इन्वेस्टर्स हैं उनको एक कंफर्ट दिया जाने वाला है।
ठीक है, क्योंकि जितना टैक्स एफिशिएंसी होगी, यूजर फ्रेंडली मैकेनिज्म होगा या फिर टैक्स बेनिफिट्स जो है वो अलाउ किए जाएंगे, उतने ज्यादा इन्वेस्टर्स जो है वो इसकी तरफ अट्रैक्ट होने वाले हैं और इन्वेस्ट करने वाले हैं। चलिए चलते हैं सेकंड क्वेश्चन के ऊपर, जो कि यहां पर पूछ रहा है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ दिस इज कंसर्निंग, दो स्टेटमेंट्स ने आपसे पूछा कि बताएं कौन सी स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है। पहली स्टेटमेंट अगर आप देखेंगे, लिखा है इंडिया इज ए फाउंडिंग मेंबर ऑफ यूएन, यूनाइटेड नेशन का इंडिया एक फाउंडिंग मेंबर है, हो सकता है। सेकंड स्टेटमेंट देखिएगा तो लिखा है कि विजय लक्ष्मी पंडित वाज द सेकंड वुमेन इलेक्टेड प्रेसिडेंट, यूएन के अंदर इंडिया की तरफ से सेकंड वुमेन इलेक्टेड प्रेसिडेंट जो थे वो विजय लक्ष्मी पंडित थे, ये भी हो सकता है। नाउ मैं टाइम तो यहाँ पे शुरू कर देता हूँ फॉर श्योर, बट मैं आपको बताता हूँ इंडिया ने रिसेंटली किया क्या है, प्रेसिडेंसी, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की जो प्रेसिडेंसी है उसे अज्यूम किया है। प्रेसिडेंसी ऑफ द काउंसिल जो है दैट इज हेल्ड बाय ईच ऑफ द मेंबर्स टर्न बेसिस पे फॉर 1 मंथ, यहाँ पर अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। तो अगर मान लीजिए 4-5 कंट्रीज है तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर्स में वो क्या करते हैं, प्रेसिडेंसी को होल्ड करते हैं एक एक महीने के लिए, ठीक है। प्राइम मिनिस्टर हमारे जो है मिस्टर मोदी, उन्होंने वर्चुअली प्रिसाइड किया, वर्चुअली क्यों, क्योंकि कोविड चल रहा है अभी, उन्होंने काउंसिल मीटिंग को प्रिसाइड किया एंड ही इज द फर्स्ट इंडियन प्राइम मिनिस्टर टू डू सो। तो पहली बार किसी भारतीय प्रधानमंत्री ने ऐसा किया है। लास्ट ईयर व्हेन द यूएन सेलिब्रेटेड 75th ईयर ऑफ इट्स फाउंडेशन, तो पिछले साल जब 75 साल हो गए थे, इंडिया जो था वो काउंसिल के अंदर इलेक्ट हुआ था और हमारे साथ जो दूसरी कंट्रीज इलेक्ट हुई थी उसमें आयरलैंड, कीनिया, मैक्सिको, नॉर्वे भी शामिल था। इंडिया ने भी अपनी 8th टर्म जो है वो जनवरी 1, 2021 से शुरू कर दी है, ठीक है। इसी वजह से यूनाइटेड नेशन के बारे में मेंशन किया गया था, और अगर हम सभी कंट्रीज की बात करें अल्फाबेटिकल ऑर्डर्स में वो हमारे बाद आती है, तो इसी वजह से क्या हुआ है, इंडिया को यहाँ पर प्रेसिडेंसी जो है दिसंबर के लिए, नेक्स्ट ईयर के लिए भी मिल सकती है। खैर यहाँ पर दोनों जो स्टेटमेंट्स हैं पहली देखें तो यस इंडिया इज द फाउंडिंग मेंबर, पहली स्टेटमेंट सही हो जाती है, लेकिन जो विजय लक्ष्मी पंडित थे शी वाज द फर्स्ट वुमेन, सेकंड वुमेन नहीं थे, पहली महिला थे वो जो कि यहाँ पर प्रेसिडेंट रह चुके थे। आंसर क्या हो जाएगा, ए विल बी द करेक्ट आंसर। चलिए ध्यान रखिएगा, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स मैंने आपको यहाँ पर भी दिए हैं। तो इंडिया इज ए फाउंडिंग मेंबर ऑफ द यूएन, इंडिया ने एक चार्टर भी यूएन का जो है वो साइन किया था अलोंग विद 50 अदर कंट्रीज 1945 के अंदर, ये भी ध्यान रखिएगा। चलिए चलते हैं यहां से आगे बढ़ते हुए एक एप्लीकेशन के बारे में मैं आपसे पूछता हूँ, वाई ब्रेक ऐप, ये किससे रिलेट करती है? क्या ये योगा से रिलेट करती है, मेडिटेशन से करती है, प्रधानमंत्री जनधन योजना से करती है, या फिर बोथ ए एंड बी? सोचिए इसके बारे में। रिसेंटली हुआ क्या है, MDNIY वाई ब्रेक मोबाइल एप्लीकेशन जो है इसे MDNIY मोरारजी देसाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ योगा के द्वारा डेवलप किया गया है, और इस ऐप के थ्रू जो हम लोग हैं योगा और मेडिटेशन दोनों चीजें कर सकते हैं। तो आप में से काफी सारे लोग होंगे जिन्होंने मेंस के अंदर अपनी हॉबी को योगा या मेडिटेशन बताना होगा, तो ये एप्लीकेशन आप डाउनलोड करके इससे हेल्प भी ले सकते हैं, अपनी हॉबी को भी डेवलप कर सकते हैं। एट द सेम टाइम हो सकता है जस्ट बिकॉज आपके डैफ फॉर्म के अंदर योगा या मेडिटेशन एज अ हॉबी लिखा हो, तो इस ऐप के बारे में क्वेश्चन आपसे जो आपका पर्टिकुलर इंटरव्यू होगा वहां पर भी पूछा जा सकता है, ठीक है। तो करेक्ट आंसर विल बी डी, क्योंकि ये दोनों ही चीजें योगा और मेडिटेशन इसके थ्रू करी जा सकती है। इट कैन बी डन एनीवेयर इन जस्ट 5 मिनट्स, ये इस ऐप की एक यूएसपी आप मान सकते हैं, ठीक है। चलिए चलते हैं यहां से आगे बढ़ते हुए नेक्स्ट टॉपिक को देखते हैं, जो कि पूछ रहा है रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर ने क्या किया है, एक MOU साइन करवाया है हमारे ICAI क्या है बताइए, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया। इसने IPAR जो कि किसी दूसरी कंट्री का इसी तरीके का इंस्टीट्यूट है, इनके साथ एक MOU साइन करने के लिए अप्रूवल दे दिया। इसके बाद क्या होगा, हमारे यहाँ से जो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स होते हैं वो इस दूसरी कंट्री के अंदर भी एम्प्लॉयमेंट को इजीली हासिल कर पाएंगे। तो क्या ये यूके के साथ किया है, रशिया, यूएस के साथ, या ब्राजील के साथ? सोचिए इसके बारे में, फिर करते हैं डिस्कशन इसको लेकर। मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग जो है वो किया गया ICAI ऑफ इंडिया एंड IPAR, जैसे यहाँ पे इंडियन चार्टर्ड अकाउंटेंट एसोसिएशन ऑफ इंडिया है, लास्ट में I स्टैंड्स फॉर इंडिया, इसी तरीके से IPAR में लास्ट में क्या है, R स्टैंड्स फॉर रशिया, ठीक है। सो ICAI जो है दैट विल बी एबल टू हेल्प डीपन द पार्टनरशिप। इसके बाद क्या होगा, ICAI और जो रशिया का इंस्टीट्यूशन IPAR दोनों के बीच में जो रिलेशनशिप है वो और भी डीपन हो जाएंगे, डेवलप करेंगे, और जिसके बाद अकाउंटेंसी सर्विसेज जो है वो इंडिया एक्सपोर्ट कर पाएगा रशिया के अंदर, ठीक है, एंड वाइस वर्सा। आंसर विल बी बी यहाँ पर करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। और दोनों देश आप जानते हैं बीच में यूएस की वजह से जो दूरियां थी वो काफी बढ़ गई थी दोनों देशों के बीच में, तो इस तरीके के जो करार हैं, इस तरीके के जो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग्स जो है, जो अग्रीमेंट्स हैं, वो करना काफी जरूरी हो जाता है, क्या, ताकि हम फर्दर अपनी रिलेशनशिप जो है वो रशिया जैसी कंट्री, जो कि हमारा अगर बात करें पुराने टाइम से एक काफी अच्छा फ्रेंड रहा है, उनके साथ हम ये रिलेशनशिप को इंप्रूव कर पाए,
चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, विच इज क्वेश्चन नंबर 5, जो कि दो स्टेटमेंट्स देकर पूछ रहे हैं कि बताएं कौन सी स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है, कौन सा कथन आपका सही है। दिमासास आर द अर्लीस्ट नोन रूलर्स एंड सेटलर्स ऑफ बर्मा। तो दिमासास जो है अभी न्यूज में थे, क्यों न्यूज में थे वो तो बताऊंगा। ये अर्लीस्ट नोन सेटलर्स हैं बर्मा के, प्रायर टू ओम रूल। ओम किंगडम, ओम किंग्स जो थे वो रूल किया करते थे। दिमासा किंग्स जो थे दे आर बिलीव टू बी द डिसेंडेंट ऑफ द रूलर ऑफ द एंशियंट कामरूप किंगडम। ठीक है, तो यहाँ पे एक फैक्ट दिया है हिस्ट्री का कि ओम रूल से पहले जो दिमासा किंग थे ऐसा माना जाता था वो किसके डिसेंडेंट्स हैं, कामरूप किंगडम के डिसेंडेंट्स हैं। मैं आपका टाइम पीरियड यहाँ पे शुरू कर देता हूँ। रिसेंटली क्या हुआ है, एक सस्पेक्टेड मिलिटेंट अटैक लेफ्ट 5 ट्रकर्स डेड इन आसाम दीमा हासो हिल डिस्ट्रिक्ट। तो आसाम के अंदर 5 ट्रकर्स जो हैं उनकी डेथ हुई है एक मिलिटेंट अटैक के अंदर। इंटेलिजेंस इनपुट सजेस्ट कि ये जो आउटफिट इसके अंदर इन्वॉल्व है वो है DNLA, दिमासा नेशनल लिबरेशन आर्मी, वो इस अटैक के पीछे है। अगर हम बात करें दिमासास जो है, दिमासास को दिमासास कचारीज भी कहा जाता है, लिख देता हूं एक बार, दिमासास कचारीज। Now they are the earliest known rulers and settlers of Assam. असम के earliest known rulers और settlers हैं, बर्मा के नहीं हैं, ये ध्यान रखिएगा। पहली स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो जाती है। आजकल दीमा हसाओ, करबी एंग्लो, कचार, ओचाई, नंगाउन डिस्ट्रिक्ट, ये जो आसाम के अंदर और नागालैंड के अंदर फॉल करते हैं वहां पर ये लोग रहा करते हैं। और ये भी माना जाता है कि ओम रूल से पहले इनको कामरूप किंगडम के डिसेंडेंट के तौर पे देखा जाता था। ठीक है, तो यहाँ पे दोनों स्टेटमेंट जो है मैंने आपको बता दी, पहली इनकरेक्ट है, सेकंड करेक्ट है, बी विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, अर्लीस्ट हिस्टोरिकली नॉन कैपिटल जो इनकी थी वो थी दीमापुर, जो कि अभी नागालैंड के अंदर है, और लेटर माई बैंक जो कि नॉर्थ काचार हिल्स के अंदर है। चलिए चलते हैं यहां से आगे बढ़ते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 पे जाते हैं। उससे पहले कृष्णा 50 कोड जो है अभी इसे 2 दिन के लिए एक्सटेंड कर दिया गया है, तो आप इसे यूज कर सकते हैं इस कोड को, चाहे आप एनसीईआरटी की सीरीज के लिए जाएं, 50 डेज की सीरीज के लिए जाएं, 100 डेज की सीरीज के लिए जाएं, या फिर 200 डेज की सीरीज के लिए जाएं। ये जो सभी सीरीज हैं 200 डेज सीरीज तक ये आपके क्रैश कोर्सेज हैं, जो कि आप इस साल के लिए भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, और नेक्स्ट ईयर के लिए आपकी 2022 की 500 डेज की सीरीज है। ठीक है, तो यहाँ पर स्टैटिक पोर्शन के लिए जो 50 डेज की सीरीज है इट इज क्वाइट इंपॉर्टेंट। अगर आप स्टैटिक पोर्शन को कवर करना चाहते हैं और यहाँ पे थोड़ा सा ज्यादा टाइम देना चाहते हैं, यू कैन गो फॉर द 100 डे सीरीज। अगर आपको लगता है कि एनसीईआरटी आपको करना है, एनसीईआरटी का फाउंडेशन आपको क्रिएट करना है, देन यू कैन गो फॉर द एनसीईआरटी फाउंडेशन कोर्स एज वेल। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर, जो कि विवाद से विश्वास एक्ट को लेकर है, पूछा गया है ये किससे रिलेट करता है। ठीक है, विवाद से विश्वास एक्ट वैसे 2020 के अंदर लेकर आया गया था। क्या ये डायरेक्ट टैक्स से रिलेट करता है, इनडायरेक्ट टैक्स, दोनों से ही, या फिर नन ऑफ द अब। टाइम पीरियड में शुरू कर देता हूं, क्योंकि अंडर द डायरेक्ट टैक्स विवाद से विश्वास एक्ट 2020 यहां पर कुछ चीजें करी गई हैं, जैसे कि अमाउंट पेएबल बाय द डेक्लेरेंट इज स्टेटेड इन द टेबल अंडर सेक्शन 3, ये बताया है। एज पर द लेटेस्ट नोटिफिकेशन इसके अंदर कुछ चेंजेस करे गए हैं। ये बेसिकली लेकर आया गया था, किसके लिए ये लेकर आया गया था, तो यहाँ पे एक्ट में जो चेंजेस हैं कुछ वो तो मैंने आपको बताया एज पर द लेटेस्ट नोटिफिकेशन, जो कि 25 जून 2021 को आया था। लेकिन यहाँ पर विवाद से विश्वास स्कीम लाई क्यों गई थी, कुछ दिन पहले भी हमने डिस्कस किया था, तो ये जानना काफी जरूरी है। देखिए, जब भी डायरेक्ट टैक्स के अंदर डिस्प्यूट्स अराइज होते हैं, जिसमें जो व्यक्ति है वो कहता है कि एक्स अमाउंट मुझे पे करना है, लेकिन सरकार कहती है कि नहीं आपका वाई अमाउंट बनता है, तो ऐसे डिस्प्यूट की वजह से टैक्स पेमेंट्स हैं वो रुक जाती हैं। इसी चीज को ही दूर करने के लिए विवाद से विश्वास की, विवाद मतलब जो डिस्प्यूट है उससे विश्वास, ट्रस्ट, तो यहाँ पे क्या करना है, डिस्प्यूट से हमें ट्रस्ट की तरफ आना है। ठीक है, इसके लिए इसे लेकर आया गया था। एंड यहां पर जो अराउंड 53,684 करोड़ जो है उसको रिसीव किया गया है, उतनी पेमेंट को यहाँ पर रिसीव किया गया इस टैक्स के अंदर। यहाँ पे कोई टारगेट्स तो गवर्नमेंट के द्वारा नहीं बनाए गए थे विवाद से विश्वास स्कीम के अंदर। स्कीम जो थी वॉलंटरी बेसिस पे लाई गई थी कि कोई भी व्यक्ति चाहता है तो इस स्कीम के अंतर्गत रहकर जो ये विवाद है, जो ये डिस्प्यूट्स हैं, उसको सुलझा सकता है, जो कि डायरेक्ट टैक्स से रिलेट करते हैं। आंसर क्या हो जाएगा, ए। इसी तरीके की एक स्कीम, विवाद से विश्वास स्कीम के तरीके से एक स्कीम इनडायरेक्ट टैक्स के अंदर भी लेकर आई गई थी। क्या कोई भी आप में से मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकता है कि उसका नाम क्या था? चलिए सोच के बताइएगा। चलते हैं यहां से आगे बढ़ते हुए नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर, कुछ क्वेश्चन नंबर 7, जो कि कार्ड टोकनाइजेशन सर्विस को लेकर है। पूछा गया कार्ड टोकनाइजेशन सर्विस को लेकर बताएं कौन सी स्टेटमेंट आपकी यहां पर करेक्ट हो जाती है। इट इज परमिटेड बाय आरबीआई। ये कार्ड टोकनाइजेशन सर्विस जो है मैं आपको बताऊंगा ये कैसे काम करती है। ये आरबीआई के द्वारा परमिट करी गई है। पेमेंट इससे सेफ हो जाएंगी, और ये अभी तक सिर्फ मोबाइल फोन्स पे अवेलेबल है, हो सकता है आगे आने वाले टाइम में दूसरे प्लेटफॉर्म्स के ऊपर भी लेकर आया जाए। सोचिए, रिसेंटली इसको परमिशन दी गई है, ऑथराइजेशन जो कार्ड नेटवर्क्स का है, जो ऑथराइज कार्ड नेटवर्क्स हैं उनको यहाँ पर इस स्कीम को लाने के लिए
हेल्प करी गई है। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है उसने परमिट किया है ऑथोराइज्ड कार्ड नेटवर्क्स को टू ऑफर कार्ड टोकनाइजेशन सर्विस टू एनी टोकन रिक्वेस्टर इन अ बिड, ताकि जो पूरी कार्ड ट्रांजैक्शन है वो सेफ हो जाए, सिक्योर हो जाए और कन्वीनियंट हो जाए। तो सेकंड स्टेटमेंट तो वैसे भी कॉमन सेंसिकल थी, अगर इस तरीके का कोई बदलाव लाया जाता है तो डेफिनेटली वो इसी चीज के लिए लेकर आया जाएगा ताकि पूरा प्रोसेस ईजी हो जाए। आरबीआई के द्वारा परमिट किया गया वो भी सही है। अभी शुरुआती टाइम पर इसे फोन्स के ऊपर अवेलेबल कराया गया है, लेकिन टैबलेट्स के ऊपर भी अवेलेबल है, तो मोबाइल फोन्स ओनली की वजह से ये गलत हो जाता है। आंसर क्या हो जाएगा? बी विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए तो यहां पे मैं कुछ और चीज इसके बारे में आपको बताता हूं। आरबीआई जो है वो डिसाइड कर रहा है कि जो टोकनाइजेशन है इसे कंज्यूमर डिवाइसेस लैपटॉप्स पे भी लेके जाया जाएगा, डेस्कटॉप्स, आपकी आजकल वॉचेस होती हैं, रिस्ट वॉचेस, बैंड्स होते हैं, पेयरेबल्स कहते हैं जिनको, और इंटरनेट ऑफ थिंग्स डिवाइसेस पे भी लेकर धीरे धीरे जाया जाएगा। ये काम कैसे करता है देखिए, मैं थोड़ा सा इसको मैग्नीफाई करके दिखाता हूँ। ऊपर वाला जो प्रोसेस है, हाउ अ रेगुलर कास्ट कार्ड ट्रांजेक्शन इज प्रोसेस्ड एंड हाउ अ टोकनाइज्ड कार्ड ट्रांजेक्शन इज प्रोसेस्ड। तो सिंपली जब भी आप कोई चीज परचेज करते हैं और कार्ड के थ्रू करते हैं तो क्या होता है, पेमेंट इनिशिएट करी जाती है, कार्ड डिटेल्स दी जाती है मर्चेंट्स के द्वारा टू एक्वायरिंग बैंक्स। ये जो कार्ड डिटेल्स शेयर कर दी जाती है, एक्वायरिंग बैंक फॉरवर्ड द रिक्वेस्ट टू द इशूअर बैंक। तो जो एक्वायरिंग बैंक होता है जिसके पास पैसा आना है और जिसको पैसा इशू करना है, तो एक्वायरिंग बैंक इशू बैंक को वो इन्फॉर्मेशन देता है कि आप बताएं ये सही है कि नहीं। इशूअर बैंक एक्सेप्ट करता है उस चीज को या रिजेक्ट करता है, पैसा होगा कार्ड में तो एक्सेप्ट करेगा, नहीं तो रिजेक्ट करेगा, और फिर ट्रांजेक्शन कंप्लीट हो जाती है। कार्ड डिटेल्स आर ट्रांसमिटेड और सेव्ड एट ईच स्टेप। अब टोकनाइजेशन के अंदर क्या होता है, ठीक है, पेमेंट्स इनिशिएट करी जाती है यूजिंग सेव्ड कार्ड इन्फॉर्मेशन दैट गेट्स कन्वर्टेड इनटू अ टोकन थ्रू अ टोकनाइजेशन ऐप। इसमें क्या होता है, एक टोकनाइजेशन ऐप का इस्तेमाल किया जाता है जिससे कि पूरी इंफॉर्मेशन को एक टोकन में कन्वर्ट कर दिया जाता है। मर्चेंट्स जो टोकन को यूज करते हैं, टोकन सर्विस को यूज करते हैं, वो क्या करते हैं, वो डिटेल्स को नहीं भेजते हैं, वो एक टोकन को भेजते हैं। एक्वायरिंग बैंक को वो टोकन मिलता है और उसी टोकन को वो रिसिपिएंट जो बैंक होता है या फिर कहें कि जो इशूइंग बैंक होता है उसको भेजता है वैलिडेशन के लिए, और जब वैलिडेशन कर दिया जाता है तो यहाँ पे ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो जाती है। कार्ड डिटेल्स आर नॉट ट्रांसमिटेड और सेव्ड, कार्ड डिटेल्स को शेयर ही नहीं किया जाता। तो यहाँ पर कार्ड डिटेल्स को हर स्टेप्स के ऊपर क्या किया जा रहा है, दे आर ट्रांसमिटेड और सेव्ड एट ईच स्टेप। तो हर स्टेप के ऊपर कार्ड की डिटेल्स को भेजा जाएगा। तो यहाँ पर उसको जो आपकी फिशिंग होता है, फिशिंग जानते हैं ना आप क्या होता है, उसके चांसेस काफी ज्यादा बढ़ जाते हैं। बेसिकली ट्रांजैक्शन के थ्रू जो इन्फॉर्मेशन है उसको चोरी करने के या फिर फ्रॉड होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। लेकिन यहाँ पर जब आपने पूरी इन्फॉर्मेशन को एक टोकन में ही कन्वर्ट कर दिया तो यहाँ पर जो हैकर्स होते हैं उनके लिए काफी मुश्किल हो जाएगा। पूरा प्रोसेस जो है यहाँ पर ईजी बना दिया गया है इसके थ्रू। चलिए चलते हैं यहां से आगे बढ़ते हुए। प्रधानमंत्री जनधन योजना के कौन कौन से पिलर्स आप जानते हैं? प्रधानमंत्री जनधन योजना के ऊपर क्वेश्चन आने के चांसेस काफी ज्यादा हैं क्योंकि अभी 7 ईयर्स जो है इसके कंप्लीट हो चुके हैं। पहले भी हमने एक क्वेश्चन डिस्कस किया था। यहाँ पर एक नया क्वेश्चन है जो कि पूछ रहा है क्या यूनिवर्सल एक्सेस टू बैंकिंग, ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी, फाइनेंशियल लिटरेसी, इंश्योरेंस कंपोनेंट इसके अंदर अवेलेबल होता है। इसमें से कौन सी चीजें इंक्लूड होती हैं, कौन सी चीजें इंक्लूड नहीं होती, वो आपको यहाँ पर बताना है। अगर देखिए बात करी जाए यूनिवर्सल एक्सेस बैंकिंग, हम सभी जानते हैं प्रधानमंत्री जनधन योजना के अंदर अकाउंट खुलते हैं जिसके अंदर इंश्योरेंस का कंपोनेंट भी रहता है, बैंकिंग प्रोवाइड करी जाती है, फाइनेंशियल लिटरेसी का भी कंपोनेंट इसके अंदर रहता है, और जो लोग सही तरीके से अपने अकाउंट को यूज करते हैं ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी उनकी अवेलेबल तो होती है और आगे बढ़ाई भी जा सकती है। ठीक है, तो ये चारों कंपोनेंट्स इसके अंदर आते हैं। डी विल बी द करेक्ट आंसर बिकॉज दिस पर्टिकुलर स्कीम हैज कंप्लीटेड 7 सक्सेसफुल ईयर्स, देयरफॉर द क्वेश्चन मे बी आस्क्ड। लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था अगर आप रेगुलर बेसिस पे करंट अफेयर्स देख रहे हैं कि 86% जो अकाउंट्स है वो प्रधानमंत्री जनधन योजना के अंतर्गत वर्किंग अकाउंट्स है। ठीक है, उस पर ट्रांजेक्शन ऑलमोस्ट होती रहती है। ठीक है, और ये जो परसेंटेज था ये भी मैंने आपको बताया था कि धीरे धीरे इंप्रूव कर रहा है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर विच इज क्वेश्चन नंबर 9। यहां पर मैं आपको एक पर्टिकुलर इमेज दिखाना चाहता हूं और मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आप बताएं 1 क्या है, 2 क्या है, 3 क्या है, 4 क्या है। कई बार ऐसे क्वेश्चन पहले तो बहुत पूछे जाते थे यूपीएससी के अंदर, अभी भी कई बार पूछ लिए जाते हैं। तो यहां पर मैंने आपको दिया, आपको मैच करना है ये रीजन क्या है, सेकंड रीजन क्या है, थर्ड क्या है, फोर्थ क्या है। रिमेंबर व्हेन आई वाज प्रिपेयरिंग फॉर दिस एग्जामिनेशन, इस तरीके का एक फोटो विद दीज नेम्स मैंने अपने नोट्स के अंदर सेव किया था क्योंकि तब भी आसाम के बॉर्डरलैंड रीजन के अंदर बहुत ज्यादा स्कर्मिशेस रहती थी, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम रहती थी जो कि आज भी चल रही है, और इसी वजह से ये एरिया न्यूज में भी है और इसी वजह से ये एरिया आपके एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आप मेरे को यहाँ पे, मैं टाइम तो आपका शुरू कर देता हूँ। ओके, टाइम से पहले मैं इसको अब यहाँ पे छोटा नहीं करूंगा, टाइम चाहे ना चले, आप देखें इसे स्क्रीन के ऊपर बिल्कुल क्लियरली और मुझे बताएं कि कौन सा यहाँ पर करेक्ट है। एक बार आपने सोच लिया हो तो यहाँ पर नीचे आके देखिए अभी, तो पीपल डिस्प्लेस्ड बाय ethnic and communal riots in areas under the BTR since 1996 are set to return to the homes they left behind। तो अभी एक पॉजिटिव न्यूज यहाँ से हमें देखने को मिल रही है क्योंकि बॉर्डरलैंड टेरिटोरियल रीजन जो है
मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर हमारे टाइम पर भी प्रॉब्लम चलती रहती थी, तो 1996 से प्रॉब्लम चल रही है। तो यहाँ पे 1996 से लोग जो है एक्सोडस कर रहे थे, यहाँ से छोड़ के जा रहे थे, लेकिन अभी कहा जा रहा है कि वो वापस जाना शुरू हो गए हैं, क्योंकि यहाँ पे कुछ हद तक कह सकते हैं कि पीस मेंटेन हो रही है। MHE जो है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, आसाम गवर्नमेंट एंड बोडो ग्रुप साइंड अ ट्राइपार्टाइट अग्रीमेंट टू रीड्रॉ, रीनेम एंड चेंज द पावर शेयरिंग अग्रीमेंट, जो कि BTAD, बोडोलैंड टेरिटोरियल एरिया डिस्ट्रिक्ट असम को लेकर था। अगर बात करी जाए जो वन है, क्या वो आपका कोकराझार है? तो यस, वन आपका कोकराझार है यहाँ पर। सेकंड चिरांग है, तो सेकंड यस चिरांग है। ये थर्ड एरिया क्या है? थर्ड एरिया इज, बताइए, इट इज बक्सा। थर्ड एरिया क्या है? बक्सा है। और फोर्थ एरिया क्या है? उदलगिरी है। तो पहले दो करेक्ट है, लेकिन थर्ड फोर्थ को इंटरचेंज किया हुआ है। आंसर क्या हो जाएगा? बी विल बी द करेक्ट आंसर। यहाँ पे एक बार देखिए, क्लियरली आपको दिखाई देगा। सो कोकराझार पहला आपका हो गया, दूसरा चिरांग हो गया, तीसरा आपका बक्सा हो गया, और चौथा उदलगिरी हो गया। चलते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन के ऊपर, जो कि बोडोलैंड टेरिटोरियल काउंसिल को लेकर ही है। पूछा गया, इसको लेकर बताएं कौन सी स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है। ये एक सेमी ऑटोनोमस रीजन है, हो सकता है असम में लोकेट करता है, और ये 6th शेड्यूल के अंदर आता है। देखिए, क्योंकि 9th क्वेश्चन कर चुके हैं, तो कुछ हद तक तो ये क्वेश्चन इजी हो जाता है। सोचिए इसके बारे में। बोडोलैंड टेरिटोरियल काउंसिल को लेकर यहाँ पर लोगों का जो आना है वापस से शुरू हो गया, क्योंकि थोड़ा पीस यहाँ पर मेंटेन है। आसाम में लोकेट करता है, ये तो आप बता ही सकते थे, ठीक है, और इसके बलबूते आप बी को एलिमिनेट कर सकते थे, ठीक है। फर्स्ट, सी और डी, इसमें से कोई ना कोई आंसर होगा, क्योंकि पीछे मैंने आपको दिखाया इट इज इन आसाम, 6th शेड्यूल में आता है, ठीक है। AMTM याद होगा, 4 राज्य इसके अंदर आते हैं 6th शेड्यूल के अंदर। उन चारों राज्यों के नाम मैंने आपको मल्टीपल टाइम्स बताए, और इवन जो मैंने आपको इंडियन पॉलिटी के वीडियोस कराए, और इंडियन पॉलिटी जो लक्ष्मीकांत की बुक को हमने मैराथन के थ्रू कवर किया है, उसमें भी मैंने आपको ये बताया। तो उसके बारे में भी मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि ये चारों राज्य कौन से हैं, ठीक है। ये सेमी ऑटोनोमस रीजन है, सो आंसर इज नो, इट इज एन ऑटोनोमस रीजन इन द स्टेट ऑफ असम इन इंडिया, ठीक है। 4 डिस्ट्रिक्ट आते हैं इस BTC के अंदर, जिसमें कोकराझार है, चिरांग है, बक्सा है, उदलगिरी है, ठीक है, ऑन द नॉर्दर्न बैंक ऑफ ब्रह्मपुत्र रिवर। ये भी ध्यान रखिएगा। आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? सी विल बी द करेक्ट आंसर। फुल्ली ऑटोनोमस रीजन है, ये ध्यान रखिएगा। चलते हैं यहां से आगे बढ़ते हुए। प्लीज डू लाइक एंड शेयर द वीडियो, बिकॉज आपकी जो लाइकिंग होती है, एंड व्हेन यू शेयर द वीडियो, जब आप वीडियो को लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, उससे जो यूट्यूब है उसके थ्रू जो हम लोग हैं उनको काफी ज्यादा मोटिवेशन मिलता है, काफी ज्यादा फायदा मिलता है, और यहाँ पर ये भी चीज का एक वैलिडेशन मिलता है दैट यस यू आर समहाउ लाइकिंग द वीडियो। और इसके अलावा जो एक मोटिवेशन होता है वो आपको ड्राइव करता है और भी बेटर परफॉर्म करने के लिए। मैं 2 मिनट में आपकी एक्टिव रिवीजन करा देता हूं, और फिर मैं आपको जो प्रीलिम्स का एक क्वेश्चन है जिसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में करना है, और वो क्वेश्चन से पता चलेगा कि आपने पूरे लेक्चर को सही समझा या नहीं समझा, वो मैं आपको रिवीजन के बाद बताऊंगा। रिवीजन करने का तरीका यही है कि जैसे ही क्वेश्चन आपके सामने आता है, आप उसको लेकर जितनी चीजें मैंने आपको पढ़ाई है इस लेक्चर के अंदर, उसको कमेंट सेक्शन में लिखिए। उसके अलावा जो क्वेश्चन मैं पूछता हूँ आपसे, उस क्वेश्चन से रिलेटेड वो भी मुझे बताइएगा। तो यहाँ पे नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन जो है, इसके अंदर कौन सी ऐसा थिंक टैंक था जो इसको लेकर काम कर रहा है? 6 लाख करोड़ रियलाइज करने की बात करी गई है एक्सचेकर के लिए, और यहाँ पर 4 सालों का जो टाइम है वो भी इसके अंतर्गत दिया गया है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा इसके बारे में। इनवीआईटी REIT रूट को भी पिक करने की बात थिंक टैंक कौन सा है? नीति आयोग के द्वारा करी गई है, ठीक है। इसके बाद डिस्कशन हमारा हुआ था UN को लेकर। तो बताएं इंडिया को प्रेसिडेंटशिप मिल रही है या नहीं मिल रही है? विजय लक्ष्मी पंडित जो है वो यहाँ पे पहली वुमेन इलेक्टेड प्रेसिडेंट थी इसकी। इंडिया इसका फाउंडिंग मेंबर था 1945 के अंदर भी, और प्राइम मिनिस्टर मोदी ने अभी वर्चुअली इसे प्रिसाइड भी किया है, ठीक है। इसके बाद हमने देखा वाई ब्रेक ऐप, जल्दी से बताएं किस चीज के लिए है? इसे लॉन्च किया गया मोरारजी देसाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ योगा के द्वारा, और ये योगा और मेडिटेशन दोनों के लिए, ध्यान रखिएगा। फिर हमारा डिस्कशन ICI को लेकर हुआ, किसके साथ एग्रीमेंट साइन किया ताकि हमारे CAs, हमारे अकाउंटेंसी सर्विसेज जो है वो दूसरे देशों में पहुंचाई जा सकेगी। सो इट इज कंडक्टेड विद रशिया के साथ इसे किया गया, ये भी ध्यान रखिएगा। देन हमारा डिस्कशन हुआ दिमासास के बारे में। अर्लीस्ट नोन रूलर्स थे, कहाँ के? बर्मा के। आंसर करिए, बर्मा के थे या नहीं? और प्रायर टू होम रूल दिमासा किंग्स बिलीव टू बी द डिसेंडेंट्स ऑफ द रूलर्स इन द एंशिएंट कामरूप किंगडम। तो ये भारत के अंदर ही थे, असम के अंदर, ध्यान रखिएगा, ठीक है। कृष्णा 50 कोड को यूज कर लीजिएगा, दिस विल हेल्प यू अ लॉट, जो भी सीरीज आप सब्सक्राइब करना चाहें। फिर हम नेक्स्ट टॉपिक के अंदर क्वेश्चन नंबर 6 में देख रहे थे विवाद से विश्वास एक्ट को लेकर। किस चीज को लेकर है? डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, बोथ, नन ऑफ द अबव। सो आंसर इज डायरेक्ट टैक्स को लेकर है, ये चीज ध्यान रखिएगा। फिर हमारा डिस्कशन हुआ कार्ड टोकनाइजेशन सर्विस को लेकर। यस और नो में आंसर करेगा कि क्या इससे सर्विस जो है वो और सेफर होगी, ट्रांजैक्शन सेफ होगी, यस और नो। यहां पर बात करी जाए सो यस इट इज परमिटेड बाय RBI, और अभी सिर्फ मोबाइल फोन्स के ऊपर अवेलेबल है, आगे आने वाले टाइम में दूसरे डिवाइसेस के ऊपर भी ये अवेलेबल हो जाएगा, ठीक है। प्रधानमंत्री जनधन योजना के बारे में डिस्कशन करी हमने, जिसमें पिलर्स की बात करें तो यूनिवर्सल एक्सेस टू बैंकिंग, ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी, फाइनेंशियल लिटरेसी, इंश्योरेंस कंपोनेंट, ऑल दीज थिंग्स विल बी अवेलेबल अंडर इट। 7 ईयर्स कंप्लीट हो गए हैं सक्सेसफुली, तो क्वेश्चन आने के चांसेस प्रीलिम्स और मेंस दोनों के अंदर काफी ज्यादा बन जाते हैं।
चारों जो डिस्ट्रिक्ट है उसके नाम मैंने आपको बताए, चारों डिस्ट्रिक्ट किसके अंदर आते हैं ये भी बताइएगा। इट कम्स अंडर, बताइए, यस, बीटीसी के अंदर। ठीक है, चलिए लास्ट क्वेश्चन में बीटीसी जो है इसके बारे में डिस्कशन किया, कहां पर ये लोकेट करता है। इट इज लोकेटेड इन आसाम। कौन सी शेड्यूल में आता है और उस शेड्यूल के अंदर और कौन कौन से राज्य आते हैं वो भी मुझे बताइएगा। इट इज एन ऑटोनोमस रीजन, नॉट द सेमी ऑटोनोमस रीजन। ठीक है, चलिए आप लोगों ने मॉक टेस्ट को काफी सराहा है, काफी यहाँ पे एनकरेज किया है, तो वीकेंड पे आपको 2 मॉक टेस्ट और भी यहाँ पर मिलने वाले हैं। वाई ब्रेक ऐप जो है ये किससे रिलेट करती है, कमेंट सेक्शन के अंदर, यूट्यूब के कमेंट सेक्शन के अंदर ये आंसर जरूर करिएगा। इससे पता चलेगा कि आपने लेक्चर को सही देखा या नहीं देखा। सेकंड चैनल इज अवेलेबल, इसको भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, इसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया, नहीं तो आप नेटमॉक यूपीएससी को सर्च कर लीजिएगा, आपको ये चैनल भी अवेलेबल हो जाएगा। जल्दी से अपने मार्क्स मुझे बताएं कमेंट सेक्शन के अंदर, कितना आपने अचीव किया। आई होप आपने अपने टारगेट को अचीव कर लिया होगा। इस लेक्चर की पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। प्लीज डू लाइक एंड शेयर द वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे, टेक केयर, गुड बाय।